नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एबी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका अध्ययन जारी होगा आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए। कल एलटी ग्रेड्स के बच्चों का एग्ज़ाम है, उनके लिए ऑल द बेस्ट। और इस वीडियो में हम आज हिंदी भाषा एवं व्याकरण के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जो आपके आगामी एग्ज़ाम्स वो सीटेट, टेट और जो आपका यूपीएसआई, केवीएस, एनवीएस जो भी आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, जिसमें से हिंदी भाषा व्याकरण आता है, ये 30 प्रश्न आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, जो आपको एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं साथियों आज का अभ्यास। गद्य की मूल विशेषता क्या है? ऑप्शन ए छंदबद्धता, ऑप्शन बी स्वच्छंद अभिव्यक्ति और ऑप्शन सी तुकांतता और ऑप्शन डी ज्ञान योग्यता। तो गद्य की मूल विशेषता क्या है ये आपको बताना है। तो गद्य में क्या होता है, उसकी मूल विशेषता क्या है? छंदबद्धता तो साथियों किस में होती है? पद्य में होती है। तुकांतता भी पद्य में, कविता में होती है। ज्ञान योग्यता, गान योग्यता वो भी कविता में होती है, पद्य में होती है। लेकिन जो स्वच्छंद अभिव्यक्ति होती है वो क्या होती है? गद्य की मूल विशेषता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका स्वच्छंद अभिव्यक्ति गद्य की मूल विशेषता है। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न नंबर 2। किस वाक्य में भाववाच्य क्रिया है? ऑप्शन ए काम पूरा किया गया, ऑप्शन बी मोहन ने काम किया और ऑप्शन सी वह काम कर रहा है, ऑप्शन डी काम जल्दी होगा। तो किस वाक्य में भाववाच्य क्रिया है? तो साथियों भाववाच्य क्या होता है? यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया प्रधान होता है, यानी कर्म और कर्ता तो हों लेकिन प्रधानता किसकी हो? क्रिया की हो। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन से वाक्य में है जो भाववाच्य क्रिया है। तो ऑप्शन ए काम पूरा किया गया, ऑप्शन बी मोहन ने काम किया, ऑप्शन सी वह काम कर रहा है और ऑप्शन डी काम जल्दी होगा। तो यहाँ पे देखिए साथियों क्या है? भाववाच्य यानी मोहन ने काम किया, यहाँ पे करता, वह काम कर रहा है यानी इसमें भी करता है, काम जल्दी होगा इसमें भी क्या होगा? एजम्पशंस है। और इसमें क्या है? काम पूरा किया गया, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? इसमें क्या है? ये आपकी क्रिया प्रधान है, यानी काम को पूरा किया गया, यही इसका क्या हो जाएगा? भाववाच्य क्रिया है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 3। कड़ी मेहनत करना किस मुहावरे से व्यक्त होता है? ऑप्शन ए जान तोड़ मेहनत करना, ऑप्शन बी नाक रगड़ना, ऑप्शन सी खून खौलना और ऑप्शन डी दांत खट्टे करना। तो कड़ी मेहनत करना किस मुहावरे से व्यक्त होता है ये आपको बताना है। तो कड़ी मेहनत यानी कठोर मेहनत करना, तो यानी जान तोड़ मेहनत करना, यानी जी जान से मेहनत करना। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न नंबर 4। कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया, यहाँ कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए मानवीकरण, ऑप्शन बी व्यतिरेक, ऑप्शन सी श्लेष, ऑप्शन डी अनुप्रास। तो कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, यानी कि आपको बताना है। तो मानवीकरण किया है तो जाहिर सी बात है मानवीकरण अलंकार होगा। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इंग्लिश में कहते हैं इसको पर्सनिफिकेशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 5। आत्मसात करना मुहावरे का उचित अर्थ कौन सा है? ऑप्शन ए सिखाना, ऑप्शन बी नकल करना, ऑप्शन सी गहराई से समझ लेना और ऑप्शन डी सजाना। तो आत्मसात करना यानी ग्रहण करना मुहावरे का उचित अर्थ कौन सा है? तो जाहिर सी बात है किसी चीज़ को आत्मसात करना यानी गहराई से उसको समझ लेना, डीप नॉलेज उसके बारे में कर लेना, यह इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? सही जवाब होगा। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, बुरा लग रहा हो तो ज़रूर बताइएगा क्या कमी रह गई ये भी बताइएगा। अच्छा लग रहा हो, मेरा प्रयास तो ये रहा कि मैं आपके लिए अच्छे 30 प्रश्नों का एक सेट बनाऊं जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको ऑल वीडियो नोटिफिकेशंस मिलते रहे। साथियों मैंने ये ज़्यादातर जो आपके लिए प्रिपरेशन सीटेट के उद्देश्य से बनाई है, तो सीटेट की प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, जाके आप और बाकी भी सब्जेक्ट्स के वीडियो हैं आप उन्हें देख सकते हैं। ज़्यादातर दोस्तों के, साथियों के कमेंट्स आते हैं कि सर और भी सब्जेक्ट्स के वीडियो आप नहीं डालते हैं। तो साथियों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो हैं। और कुछ टाइम के बाद मैं मैथ्स का भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो आगे जब मैं शुरू करूँगा तो मैथ्स के भी वीडियो डालूंगा। तो साथियों चैनल पे बने रहिए और अभ्यास करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 6। उपसर्ग का सही उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए बहादुर, ऑप्शन बी पुस्तकालय, ऑप्शन सी अपूर्व, ऑप्शन डी मीठा। तो उपसर्ग का सही उदाहरण कौन सा है ये आपको बताना है। तो उपसर्ग साथियों क्या होता है? उपसर्ग होता है ऐसे वर्ण, अक्षर, शब्द जो किसी भी शब्द के पहले इस्तेमाल लगने से उसका अर्थ बदल जाए, उसे कहते हैं उपसर्ग।
तो यहाँ पे साथियों बहादुर यानी इसमें तो उपसर्ग का इस्तेमाल नहीं हुआ, पुस्तकालय इसमें आलय यानी प्रत्यय का इस्तेमाल हुआ, मीठा इसमें भी नहीं है आपका उपसर्ग। तो अपूर्व जो है यानी पूर्व के पहले अ उपसर्ग जुड़ गया है, तो ये क्या हो गया अपूर्व। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, इसमें क्या है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर आते प्रश्न नंबर 7, नील कमल किस प्रकार का समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी द्विग समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तो नील कमल किस प्रकार का समास है साथियों? तो ये आपको बताना है। तो नील कमल कैसा है? ये है आपका कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास की क्या पहचान होती है? यानी कि इसमें क्या होते हैं, दो शब्दों से मिलके बना होता है, जिसमें क्या होता है एक उपमेय और उपमान। जैसे उपमेय की तुलना उपमान यानी कि नील यानी कि नील कमल यानी कमल कैसा है नील, नील के समान कमल है। जैसे चरण कमल कहा जाए यानी चरण कैसे कमल के समान है। तो इस तरह के वर्ड्स आए तो आपको उसमें हमेशा कर्मधारय ही समास टिक करना है। तो नील कमल किस प्रकार का समास है? तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। अगले प्रश्न पर आते प्रश्न नंबर 8, प्रत्यय का सही उदाहरण कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन ए बहु, ऑप्शन बी अनु, ऑप्शन सी ता और ऑप्शन डी प्रति। तो देखिए जो साथियों बहु है वो क्या है उपसर्ग है, अनु क्या है वो भी क्या है उपसर्ग है, और प्रति भी क्या है उपसर्ग है। यानी जैसे बहुवचन, अनुकूल, प्रतिकूल ये सब जुड़ते हैं उपसर्ग। और जो ता है वो क्या है अंत में जुड़ता है। ठीक है, ठीक है, चपलता, चालक, जो चालक थी जो ये होते हैं यानी ता लास्ट में आता है। ठीक है, तो ता क्या है एक प्रत्यय है। तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। ता प्रत्यय का सही उदाहरण है, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते प्रश्न नंबर 9, राम सीधे सीधे सच बोल देता है, यहाँ सीधे सीधे कौन सा पद है? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी क्रिया और ऑप्शन सी क्रिया विशेषण और ऑप्शन डी विशेषण। तो राम सीधे सीधे सच बोल देता है, तो यहाँ सीधे सीधे कौन सा पद है? तो सीधे सीधे जो है साथियों क्या है क्रिया विशेषण है। क्या है क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब है आपका। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही है क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। यानी कि कैसे बोल रहा है वो सीधे सीधे बोल रहा है, तो क्रिया विशेषण है, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते प्रश्न नंबर 10, कर्म धन उपसर्ग से बनने वाला शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए प्रवेश, ऑप्शन बी उपकार, ऑप्शन सी निराकरण, ऑप्शन डी उपाधि। तो कर्म प्लस उपसर्ग से बनने, कर्म का तात्पर्य साथियों यहाँ पे यानी किसी भी कार्य का यानी कि जो उसमें एक्स्ट्रा जो करता है यानी कि कार्य करने की जो क्रिया है वो जुड़ी हुई है और उपसर्ग भी जुड़ा हुआ है, तो बनने वाला इसमें से कौन सा पद है? तो यहाँ पे कौन सा है आपका प्रवेश, उपकार, ऑप्शन सी निराकरण, ऑप्शन डी उपाधि। तो इसमें से आपको बताना है। तो क्या होगा इसमें देखिए प्रवेश ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें इनको अलग करने पे हमें प्र और वेश ये मैच नहीं करेगा। उपकार, तो कार्य मतलब होता है करना किसी चीज़ का, और उप उसमें क्या जुड़ा हुआ है उपसर्ग, तो यही है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उपकार। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते प्रश्न नंबर 11, निम्न में कौन सा वाक्य कर्मवाच्य है? ऑप्शन ए राम ने पत्र लिखा, ऑप्शन बी पत्र राम द्वारा लिखा गया और ऑप्शन सी राम पत्र लिखेगा और ऑप्शन डी राम पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पे कर्मवाच्य की बात हुई जा रही है, तो यानी कि एक्टिव वॉइस आपसे पूछा है कि एक्टिव वॉइस इसमें क्या है, तो पत्र राम द्वारा लिखा गया यही क्या होगा आपका कर्मवाच्य होगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते प्रश्न नंबर 12, रात भर जागना किस मुहावरे से व्यक्त होता है? आपको इसका सही मुहावरा यानी क्या है आपका ऑप्शन ए आँख लगना, ऑप्शन बी आँख फटना, ऑप्शन सी आँखें उजली करना और ऑप्शन डी आँखें चुराना। तो रात भर जागना किस मुहावरे से व्यक्त होता है? यानी कि क्या करना आँखें उजली करना मतलब रात भर जागना। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा, रात भर जागने का मुहावरा आँखें उजली करना। अगले प्रश्न पर आते प्रश्न नंबर 13, कवि की कल्पना शक्ति किस अलंकार का आधार मानी जाती है? यानी ज़्यादातर जो है जो कवि की कल्पना शक्ति है वो किस अलंकार पर आधारित होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी अनुप्रास और ऑप्शन डी यमक। तो कवि की कल्पना जो शक्ति होती है किस अलंकार पर आधारित होती है साथियों? तो वो होती है आपकी रूपक अलंकार पर होती है, यानी कि उसमें उपमेय की तुलना उपमान से करते हैं, तो यही उसमें कल्पना शक्ति होती है। तो कवि की कल्पना शक्ति यानी रूपक अलंकार का आधार मानी जाती है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा।
अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 14, किस वाक्य में कर्ते और कारक है, यानी कर्ता कारक है? ऑप्शन आपको ए राम ने पानी पिलाया, ऑप्शन बी राम को बुलाया, ऑप्शन सी राम के लिए स्थान रखो, ऑप्शन डी राम से मिलो। तो यहाँ पे क्या है, किस वाक्य में कर्त कारक है, तो आपको बताना है। तो देखिए कर्त कारक यानी कि कर्ता कारक आपसे पूछा है, तो कैसे पहचानेंगे? तो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे कर्ता ने, तो जाहिर सी बात है कौन सा है, राम ने पानी पिया, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा कृत कारक। तो राम ने पानी पिया, यही आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 15, शक्र किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी इंद्र और ऑप्शन डी यम। तो शक्र किसका पर्यायवाची है साथियों, ये आपको बताना है। तो शक्र किसका पर्यायवाची होता है, ये इंद्र का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल एग्ज़ाम के स्तर से क्वेश्चंस हैं, जैसे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। व्याकरण के पैराग्राफ्स भी आते हैं, उसमें पैराग्राफ्स भी, तो मैंने पैराग्राफ इसलिए नहीं देता कि साथियों पैराग्राफ बहुत लेंदी होता है, उसको पढ़ना फिर उसमें करना वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है, उबाऊ हो जाता है। तो इसलिए क्योंकि पैराग्राफ ज़्यादातर साथी सभी लोग कर लेते हैं, पैराग्राफ पढ़ के उसके आंसर निकाल ही लेते हैं, तो इसलिए मैंने व्याकरण आधारित ये वीडियो बनाया है कि जो व्याकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं वैसा बनाया है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो कैसे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 16, निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? ऑप्शन ए वह पढ़ता है, ऑप्शन बी वह घर आया और सो गया, ऑप्शन सी मैं जानता हूँ कि वह आएगा, और ऑप्शन डी यदि बारिश होगी तो हम नहीं जाएंगे। तो इसमें मिश्र वाक्य बताना है। तो मिश्र वाक्य यानी आपको साथी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताना है। तो कौन से होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये आपको बताना है। तो जिसमें क्या होता है, दो वर्डों को किसी एक कंजंक्शंस के द्वारा जोड़ा जाता है। तो इसमें से किससे कंजंक्शन यानी कि एक जोड़ा गया है, तो मैं जानता हूँ कि वह आएगा, तो यही इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ये आपका क्या है, मिश्र वाक्य है। और जैसे ये जो वह घर आया और सो गया, तो ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। ठीक है साथियों, ये कैसा सेंटेंस हो गया, कंपाउंड हो गया, तो ये नहीं होगा। तो मिश्र वाक्य ही आपसे पूछा है, तो मैं जानता हूँ कि वह आएगा। ठीक, तो यही इसका क्या होगा, मिश्र वाक्य। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब आएगा। प्रश्न नंबर 17, वह सौम्य स्वभाव का व्यक्ति है। सौम्य किस प्रकार का विशेषण है, आपको बताना है। ऑप्शन ए गुणवाचक, ऑप्शन बी संख्यावाचक, ऑप्शन सी परिमाणवाचक और ऑप्शन डी नियतात्मक वाचक। तो ये बताना है वह सौम्य स्वभाव का व्यक्ति। तो सौम्य क्या है साथियों, किसी व्यक्ति की गुण के बारे में बता रहा है, तो ये यानी ये गुणवाचक विशेषण है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 18 पर आते हैं, रसों का राजा किस रस को कहा जाता है? ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी हास्य रस और ऑप्शन डी भयानक रस। तो रसों का राजा किस रस को कहा जाता है? तो ये कहते हैं साथियों श्रृंगार रस को रसों का राजा कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 19, वरिष्ठ शब्द का सही विलोम कौन सा है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए कनिष्ठ, ऑप्शन बी अवनत, ऑप्शन सी अनुज, ऑप्शन डी मध्यम। तो वरिष्ठ शब्द का सही विलोम है साथियों कनिष्ठ। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 20, श्रुति शब्द का सही पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन ए कर्ण, ऑप्शन बी वेद, ऑप्शन सी श्रवण, ऑप्शन डी गान। तो श्रुति शब्द का सही पर्यायवाची क्या है, आपको ये बताना। श्रुति सुनना यानी श्रवण सुनना, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। श्रुति शब्द का सही पर्यायवाची श्रवण होगा। प्रश्न नंबर 21, निरंतर बोलते रहना किस लोकाक्ति से व्यक्त होता है? ऑप्शन ए कान पक जाना, ऑप्शन बी गला फटना, ऑप्शन सी कान भरना और ऑप्शन डी कान काटना। तो निरंतर बोलते रहना यानी कि जैसे कहते हैं नहीं, बहुत ज़्यादा आदमी बोलता रहता तो लोग कहते हैं अगर इसने तो कान पका दिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए निरंतर बोलते रहना किस लोकाक्ति से व्यक्त होता है? तो ये कान पक जाना से, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 22, न देखने योग्य के लिए सही शब्द कौन सा है? आपको एक शब्द बताना है इसके लिए। ऑप्शन ए अदृश्य, ऑप्शन बी अपूर्व, ऑप्शन सी अशोभनीय, ऑप्शन डी अनदृश्य। तो ना देखने योग्य के लिए सही शब्द होगा, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, अदृश्य। ना देखने योग्य यानी अदृश्य। ठीक है, आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, दया से दयालु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए समास, ऑप्शन बी संधि, ऑप्शन सी
व्युत्पत्ति और ऑप्शन डी धातु रूप। तो दया से दयालु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है साथियों? तो ये कहलाती है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का मतलब होता है कि किसी शब्द की किस तरह से उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति होने के उपरांत उसमें समय के साथ साथ क्या परिवर्तन हुए हैं, लोग उसको अपनी बोलचाल की भाषा में पहले क्या बोलते रहे, बाद में क्या बोलने लगे। तो यही है दया से दयालु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती? व्युत्पत्ति कहलाती। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, किसी कार्य को बार बार करने के अर्थ में प्रयुक्त समास कौन सा है? ऑप्शन ए बहुपद, ऑप्शन बी अव्ययी भाव, ऑप्शन सी द्वंद्व और ऑप्शन डी कर्मधारय है। तो किसी कार्य को बार बार करने के अर्थ में प्रयुक्त समास कौन सा है? तो यानी बार बार यानी रिपीटेशन के बारे यानी कि बात की जा रही है, यानी कि प्रत्यय के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे भी प्रत्यय नामक भाव बोध होने लगे, जिससे प्रत्यय का बोध हो रहा है, तो वहाँ पे हमेशा क्या होता है साथियों? वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा अव्ययी भाव समास। प्रश्न नंबर 25, कपूत शब्द का सही विलोम कौन सा है? ऑप्शन ए सपूत, ऑप्शन बी कुपुत्र, ऑप्शन सी अनुपूत, ऑप्शन डी अशुभ। तो कपूत शब्द का सही विलोम कौन सा है? तो कपूत मतलब बुरा और सपूत मतलब अच्छा पुत्र। तो यही उसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न नंबर 26, वह शेर की तरह वीर था, इसमें उपमेय कौन है? आपको ये बताना है। ऑप्शन ए वह, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी वीर और ऑप्शन डी तरह। तो वह शेर की तरह वीर था, तो इसमें आपको उपमेय बताना है। तो उपमेय क्या होता है साथियों? उपमेय होता है कि जिसकी तुलना किसी से की जाए, ठीक है, यानी कि उपमेय और उसे कहते हैं जिसकी तुलना किसी से की जाए, और जिससे की जा रही है उसको उपमान कहते हैं। तो अगर आपसे उपमान पूछता तो यहाँ पे आपका शेर हो जाता, और यहाँ पे उपमेय आपसे पूछा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वह। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि ये कौन सा अलंकार है, तो आपको ये भी बता देना है ये रूपक अलंकार है, यानी कि इसमें रूप की यानी कि इंसान को शेर की तरह रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो वह यानी वह शेर की तरह वीर था। तो यहाँ पे उपमेय आपसे पूछा है तो उपमेय हो जाएगा वह। अगर आप यहीं पे उपमान पूछता तो आप उपमान शेर हो जाता। तो यहाँ पे उपमेय पूछा तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा वह। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न नंबर 27, धातु प्लस प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए लड़का, ऑप्शन बी चलना, ऑप्शन सी माला और ऑप्शन डी साहस। तो इसमें धातु कौन सा है? धातु रूप। तो इसमें चल धातु है और न क्या है? प्रत्यय। तो यानी यही जो धातु और प्रत्यय से बनने वाला शब्द यही है। लड़का तो उसको अलग नहीं किया जा सकता, माला भी वो भी नहीं, साहस भी उसको भी अलग नहीं कर सकते। लेकिन चलना जो है चल धन ना, यानी चलना यानी चल क्या है? धातु और ना क्या है? प्रत्यय। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा चलना। प्रश्न नंबर 28, वह ऐसा व्यक्ति है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। उसके लिए आपको एक शब्द बताना है। ऑप्शन ए अविश्वसनीय, ऑप्शन बी अपूर्व, ऑप्शन सी अकल्याणकारी, ऑप्शन डी अनुत्तरदायी। तो वह ऐसा व्यक्ति है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए एक शब्द होगा साथियों, उसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अविश्वसनीय। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न नंबर 29, किस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए सीमा पढ़ रही है, ऑप्शन बी सत्य हमेशा विजयी रहता है, ऑप्शन सी लड़का खेल रहा है और ऑप्शन डी पेड़ हिल रहे हैं। तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा के बारे में बात की जा रही है, यानी कि जो भाव है वो संज्ञा, यानी कि संज्ञा कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो जो सत्य है साथियों वो क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? संज्ञा है भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसा है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है इंग्लिश में, ठीक है। तो सत्य हमेशा विजयी रहता है, यही है आपका भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही जवाब। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, आपका स्कोर कितना रहा ये वही कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके लिए जितने भी वीडियो यहाँ से आपके प्रिपरेशंस के लिए डाले जाएँ वो आपको मिल सकें और आपका अध्ययन जारी रहे और आप अपने एग्जाम में 100% सफलता प्राप्त कर सकें। इसी उद्देश्य से मेरा उद्देश्य रहता है कि मैं आपके लिए अच्छे से वीडियो सुबह 7 बजे और शाम को 5 बजे मैं आपके लिए वीडियो डालता हूँ, ताकि आपका अध्ययन जारी रहे, आप अपनी किताबों के साथ अध्ययन करते रहें और प्रैक्टिस यहाँ से करते रहें, अपना स्कोर चेक करते रहें कि आपका कितनी प्रिपरेशंस हो चुकी है, और यहाँ से और रिवीजन करते रहें। आते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर साथियों, प्रश्न नंबर 30, निम्न में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक अवयव है? ऑप्शन ए वह आएगा क्योंकि उसे बुलाया गया है, ऑप्शन बी जब तुम आओ तो बताना, ऑप्शन सी राम और मोहन मित्र हैं और ऑप्शन डी यदि तुम चाहो तो चलो।
तो वह आएगा क्योंकि उसे बुलाया है, समुच्चय के लिए बताया गया, लेकिन इसमें समुच्चय नहीं है, एक ही इंसान के बारे में बात हो रही है। जब तुम आओ तो बताना, इसमें भी एक इंसान के बारे में बात हो रही है। और ऑप्शन डी में यदि तुम चाहो तो चलो, इसमें भी एक इंसान के बारे में बात हो रही है। लेकिन राम और मोहन मित्र है, ये क्या है, समुच्चय बोधक अवयव है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो लोगों के यानी समुच्चय के बारे में बात हो रही है। तो राम और मोहन मित्र हैं, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक अवयव हो। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो साथियों, आज के 30 अति महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्नों का अभ्यास व्याकरण का हमने किया। अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए साथियों थैंक यू।